शारदा के विषय में हमारे राकेश जी ने तो सभी कुछ बता ही दिया थोड़े में, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं तो ब्राह्मी के बाद हाँ किस तरह जी। से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से शारदा लिपि आती है। और शारदा लिपि अब वैसे तो 9वीं 10वीं शताब्दी की उसमें कहते हैं, क्योंकि हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने एक सराहा के लेख के आधार पर उन्होंने 10वीं शताब्दी बताया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो शारदा लिपि 3री और 5वीं शताब्दी से है। जैसा कि गिलगिट और बक्साली पांडुलिपियां हैं, तो गिलगिट तो 5वीं शताब्दी की बताई जाती है जो उनकी कार्बन डेटिंग हुई है, और उसके क्या नाम है, बक्साली 3री शताब्दी की मानी जाती है। तो इसलिए लगभग 3री शताब्दी से हम शारदा लिपि का उद्भव मान सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये है कि जो बक्साली पांडुलिपि है मैंने देखी है, वो तो लगभग शारदा के समीप है, लेकिन गिलगिट वाली जो है वो थोड़ा सा पता नहीं, उतनी शारदा की लिपि से भिन्नता आ रही है, उनमें पढ़ने में भी कठिनाई है। तो अब उसको भी शारदा ही कहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता उसको, क्योंकि मैं पुनः तो नहीं देख पाया। एक बार ही मैंने नेशनल आर्काइव से मंगवाई थी वो सारी पांडुलिपियां, तो लगभग बौद्ध पांडुलिपियां हैं वो, तो शारदा में ही बताते हैं। लेकिन बहुत कठिन है वो शारदा, या तो उस समय लेखन की परंपरा शुरू हो रही थी तो इसलिए अक्षरों में कुछ भिन्नता मिली, या जो भी हो। पर बक्साली पांडुलिपि 3री शताब्दी से है, तो हम ये कह ही सकते हैं कि शारदा जो है देवनागरी से भी पहले सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से शारदा लिपि। अब एक चीज और भी है कि शारदा को सिद्धम भी कहते हैं, क्योंकि जैसे अक्षरारंभ के समय पर ओम नमः सिद्धम लिखने की परंपरा है, ओम स्वस्ति तो सिद्धम, जी जी, ओम नमः सिद्धम, तो वही, या स्वस्ति सिद्धम वगैरह जैसे भी है, एक मंगलवाचक होता है। किसी चीज को जब हम आरंभ करते हैं तो मंगल से करते हैं, तो इसी दृष्टि से उसको कुछ लोग सिद्धम भी कहते हैं। लेकिन सिद्धम की कई वो चल रही हैं कि एक तो उत्तर लिच्छवी जो नेपाल की लिपि रही है उसको भी सिद्धम कहते हैं। नेपाल में बहुत सारी लिपियां हैं, पूर्व लिच्छवी, उत्तर लिच्छवी, नेवारी और रंजना, भुजीमोल, इस तरह से 5-6 लिपियां नेपाल की हैं। लेकिन सभी लिपियां लुप्त सी हो गई और देवनागरी का वहां भी लेखन चल रहा है, सारा काम देवनागरी में हो रहा है। तो इस तरह से लिपियां लुप्त तो होती जा रही हैं। और ऐसे ही कश्मीर की शारदा लिपि भी लुप्त सी हो गई, क्योंकि वहां तो खैर मुगलों का कारण रहा कि उन्होंने नस्तालिक और अपनी अरबी फारसी का जो वो किया विशेष जोर दे करके, इसलिए हुआ। लेकिन कई लिपियां इसी तरह से लुप्त हो गई कि वहां की सरकार ने ही काम करना बंद कर दिया, जबकि वहां ऐसा कोई मुगलों का प्रभाव नहीं था। जैसे महाराष्ट्र की मौड़ी लिपि, मौड़ी लिपि बंद हो गई 1950 तक वो लिखी जाती थी, लेकिन उसके बाद देवनागरी अपना ली। अब चाहें तो ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ कठिनता थी। अब देवनागरी सरल है, लिखने में सरल होने के कारण से लोगों ने इसका प्रयोग किया। शारदा में भी संयुक्त अक्षरों में कठिनाइयां तो हैं, अब ये कह सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों के कारण से किसी ने इसको छोड़ा नहीं। छोड़ने का कारण इसमें जहां तक है वो मुगलों का प्रभाव रहा, इस कारण से ही ये स्थिति बनी। कई बार कश्मीरी पंडितों को वहां से छोड़ के भागना भी पड़ा, कई समस्याएं हुई, कितनी यातनाएं झेली हैं। तो ऐतिहासिक स्थिति को अगर देखें कश्मीर की, तो बहुत संघर्ष किया है। फिर भी पंडितों ने अपने जन्म पत्रों के माध्यम से, अपने स्तोत्र, अपने बहुत सारी चीज़ों के लिखने के माध्यम से उसका क्रम रखा अभी तक भी। लेकिन
ये 90 के बाद इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा जब सब लोग वहां से भाग करके आए। तो इस कारण से ये समस्याएं हुई बहुत सारी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि उसके बाद जब से राकेश कौल जी ने संभाला है इन्होंने, और दूसरे काकरू जी ने, उदय काकरू जी ने, दो लोगों को मैंने देखा कि दोनों ही लगे हुए थे चाहे जैसे भी हो लेकिन इन लोगों ने बड़ा इसके लिए संघर्ष किया और समझ लो खूब प्रचार प्रसार किया है।